प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण पाठ को पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये हमने छठी क्लास में पढ़ लिया है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पोषक किसे कहते हैं, तो भोजन के ये जो घटक हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित दूसरे जो प्राणी हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो पादपों में पोषण विधि हम पढ़ेंगे। पादपों में पोषण विधि, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। यानी जहाँ पर पौधा है उसके चारों ओर का जो स्थान है वो उसका परिवेश है, वहीं से उसको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वर्दी तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर अनेक जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। उन सभी प्रक्रमों के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, शरीर की वर्दी के लिए क्या चाहिए? हमें पोषक चाहिए। तो आगे है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन कर लोगे, पोषण किसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, यहाँ तक। ठीक है। आगे जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। तो स्वपोषण को हम देखेंगे। स्वपोषण में क्या है? पोषण की वह विधि, यहाँ से लिखेंगे स्वपोषण को, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है। अतः आगे, ऐसे पादप जो स्वपोषी कहलाते हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न बन गया, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है। तो आगे है, पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। यानी जिस प्रकार पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज के उपयोग द्वारा, तो हमारा शरीर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? पौधों में ऐसी क्या खास बात है? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। यानी पौधों के अंदर फैक्ट्री कहाँ है जहाँ पर भोजन बनता है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पौधे को जो कच्ची सामग्री है, जल है, खनिज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे कैसे प्राप्त करते हैं? और पौधों के अंदर भोजन क्या हर भाग में बनता है, जड़, तने, पत्तियों के अंदर? तो हम पढ़ेंगे आगे। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और ये कच्ची सामग्री जहाँ पर भोजन बनता है, जो फैक्ट्री है, वहाँ तक कैसे पहुँचती है पौधे के अंदर? तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में
प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पौधों के जो भोजन बनाने की विधि का जो नाम है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां जो होती है वो पत्तियों में स्थित होती है। देखो, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है पौधों के अंदर खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो पत्तियों के अंदर। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जल और खनिज पत्तियों तक कहाँ से पहुँचेंगे? जो मिट्टी के अंदर ही होते हैं। तो मृदा से जड़ें जो होती है, जड़ें इनको सोखती है जल और खनिज को, और कहाँ तक पहुँचाती है? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाती है। बूझो जानना चाहता है बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो मूल जाते हैं तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मूलों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। पत्ती की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आपसे पूछा जा सकता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं वायुमंडल से? तो किस भाग से लेते हैं? पौधों की पत्तियों के उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सुराग होते हैं, उससे लेते हैं। उनको रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र या स्टोमेटा। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। आगे है, देखो पहले इसको बॉक्स को देख लेते हैं हम। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र पहले मैं बता देता हूँ आपको कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं रंध्र। इसके एक ये द्वार कोशिका होती है, एक इस तरफ द्वार कोशिका होती है, ठीक है। ये बीच में सुराग होता है, ये द्वार कोशिकाएं हैं दो जो है, ठीक है। इस तरीके का होते हैं रंध्र। तो बॉक्स को देख लेते हैं पहले। आपने देखा कि सभी इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक मकान जो है वो ईंटों से बनता है, उसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जीवों के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका का बना होता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका की बाह्य जो परत है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं या कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ये कोशिकाएं हैं, इसके बीच में केंद्रक है, और जो बाहर जो केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच जो पदार्थ है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे है जल एवं खनिज। जल एवं खनिज जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान संरचना होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। जिस प्रकार आपके घरों में पाइपों के द्वारा पानी आता है, उसी प्रकार ये पाइप समान संरचना जो होती है वो जड़ से तने से होती हुई पत्तियों तक पहुंचती है, जिन्हें वाहिकाएं कहते हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। जिस प्रकार बस जो है वो सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के काम आती है, उसी प्रकार से ये जो पाइप है वो भी परिवहन का काम करती है। यानी जल और खनिज को सोख करके पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, यानी ये पाइप क्या है, किस प्रकार की, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे है पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है जो कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। यानी पौधे के पत्तियों के अंदर ही भोजन बनता है, बाकी भागों में क्यों नहीं बनता? पत्तियों में ऐसी क्या खास बात है? तो देखो, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है पत्ती के अंदर।
इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। और इस सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज द्वारा भोजन बनाने में होता है। क्योंकि यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखो, भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है पौधों के अंदर? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पानी यानी जल, ये चीज़ें आवश्यक है। तो इन्हें हम कच्ची सामग्री कह सकते हैं पौधे के लिए। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी ऐसा और किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ पौधों के अंदर एक अद्वितीय बात है कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पातम में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो ऊर्जा है कहाँ से आई? सूर्य से आई। उसको पौधे ने अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो न तो भोजन मिलेगा और न ही ऑक्सीजन गैस मिलेगी सांस लेने के लिए, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं जिसे हम सांस लेने के काम में लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पौधे उपयोग में ले लेते हैं। तो भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे भी भोजन नहीं बना पाएंगे और पौधे भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा, सभी जीव जंतु मर जाएंगे, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। ये मैंने आपको बताया। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किस में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। चित्र 1.3 में इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो समीकरण लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, तीर का निशान, ऊपर सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन प्लस में ऑक्सीजन बन गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट पौधों के अंदर पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? तो यानी मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसको आप याद रखोगे। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखने की बात हो तो आप ये समीकरण लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में तो यहाँ आप देखिए, ये एक पत्ती है, ठीक है, और ये पत्ती की काट दिखाई गई है। इस पत्ती की काट के अंदर ये यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं, रंध्र हैं, और जो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है? एक रंध्र है जो दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने देखा पौधे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित होता है? मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी अगर पत्ती में स्टार्च होगा, मंड होगा, तो इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। मंड या स्टार्च नहीं होता तो इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आप देख सकते हैं, एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाया गया है। सूर्य से पत्तियों को मिलती है सौर ऊर्जा, हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ
जमीन से जल और खनिज, और पत्तियों में क्या है, यहाँ पर क्लोरोफिल है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे बूजो ने देखा कि कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहती है क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो हरा होगा, जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। मृस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के अक्षय को कम करने के लिए पत्तियां सलक अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो मृस्थलीय पादप जो होते हैं उसमें आप पत्तियां नहीं देखते, कांटे देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है। अगर पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो मृस्थलीय पौधों की पत्तियां जो है वो कांटों का रूप ले लेती है, जिससे पानी की हानि कम होती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आप नागफनी का पौधा देख सकते हैं, उसका तना जो होता है वो हरा होता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे का हरा भाग जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा, चाहे वो तना हो चाहे पत्ती हो। आगे है क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार में अथवा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अपने अवलोकनों को नोट कीजिए तथा उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। अंधेरे कमरे में अगर हम रखेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मंड नहीं मिलेगा। वापिस उसको धूप में रखने पर प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाएगा, फिर उसमें मंड मिलेगा। तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा मंड का संश्लेषण होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर लेते हैं, मतलब उसको ढक लेते हैं। हरा रंग दिखाई नहीं देता। तो लाल, पीली और भूरे रंग की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो लाल, भूरे वर्णक के नीचे उपस्थित होता है, अर्थात ढक लेते हैं। चित्र 1.4 इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। आपने गीली दीवारों पर, तालाबों पर, ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, शैवाल। क्या आप कल्पना ये देखो, ये दूसरी रंग की पत्तियां, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। चित्र 1.4। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। काई जैसे जो शैवाल जो होते हैं इनमें भी क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होगा तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखोगे प्रकाश संश्लेषण कौन कौन कर सकते हैं, हरे पौधे और नील हरित शैवाल कर सकते हैं। ठीक है, और पौधों से भी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं शैवाल। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है पत्तियों के तरह, मंड या स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6। तो प्यारे बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होगा, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, यह याद कीजिए। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपने छठी क्लास में पढ़ा,
वायु के अंदर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? 78%। परंतु पादप इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। वायुमंडल से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं उस प्रकार से सीधा नहीं ले सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी में ऐसे जीवाणु जो होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर किस में डाल देते हैं? मिट्टी में, मृदा में। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन या वसा का संश्लेषण भी करते हैं। तो पौधे को नाइट्रोजन इस प्रकार मिलती है, जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मृदा में डाल देते हैं जिसको जड़ें अवशोषित कर लेती हैं, या किसान खाद और उर्वरक डालता है जिसमें भी नाइट्रोजन होती है। आगे है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल दूसरे पार्ट में इसकी अन्य विधियाँ पढ़ेंगे। आज हमने स्वपोषी पोषण पढ़ लिया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।